हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ। तो भैया आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्रोनिग-पेनी मॉडल। यानी क्रोनिग-पेनी मॉडल होता क्या है? तो क्रोनिग-पेनी मॉडल बोला जाए तो हमें दिमाग में एक ही बात आता है कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है। क्या होता है भैया? एक ये क्रोनिग-पेनी मॉडल एक थ्योरेटिकल मॉडल होता है जो हमें ये बताती है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन्स है वो जब मूव करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा? एक पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। मतलब कि क्रोनी-पेनी मॉडल, यानी यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू क्रोनी-पेनी मॉडल्स इट एक्सप्लेन, ये क्या करता है? हमें एक्सप्लेन करता है। किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है? कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा होगा अंडर द पीरियोडिक पोटेंशियल। किसी पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कैसा बिहेवियर होगा, कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसके बाद क्रोनिग एंड पेनी, जो क्रोनिग है और जो पेनी है, दोनों ने क्या करा? एज्यूम कर लिया। क्रोनिग एंड पेनी आर एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी, किसका पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या किया? कैन बी रिप्रेजेंट, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो पीरियोडिक एरे ऑफ रेक्टम, एक पीरियोडिक एरे ऑफ रेक्टम के फॉर्म में हम क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? एंड पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल का मतलब होता है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारा बहुत ही कम है, और पोटेंशियल वेरे हमने इसमें दो चीज यूज किया है हमारा, कि पोटेंशियल वेल एंड पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल वेल क्या होता है? जब भी पोटेंशियल वेल बोला जा रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक तरीके से कम मात्रा में प्रेजेंस है, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और बैरियर मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का क्राउड है, जिस कारण से वहाँ पे बैरियर्स आ रही है। अब यहाँ पे क्रोनी और पेनी मॉडल जो था, ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था जो ये एक्सप्लेन करती थी कि कैसे कोई इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर कैसा बिहेवियर शो करेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया? क्रोनिग और पेनी ने एज्यूम कर लिया कि हम उसके पोटेंशियल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरे ऑफ रेक्टम। किस चीज के एरे ऑफ रेक्टम से? पीरियोडिक एरे ऑफ रेक्टम से हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे? रेक्टम पोटेंशियल वेल। मतलब हमने एक में वोल्टेज ले लिया और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। कोई जो अपना ऑब्जेक्ट था, कोई मटेरियल था, वो पहले ऐसे करके मूव हो रहा है, उसका एक हमने क्या किया? पीरियोडिक एरे ऑफ रेक्टम ले लिया है, उस तरीके से ये मूव कर रहा है। इसमें देखो यहाँ पे पोटेंशियल वेल है, नीचे वाला रीजन पोटेंशियल वेल बन रहा है, ऊपर वाला रीजन क्या है? पोटेंशियल बैरियर। मतलब कि इस रीजन पे इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा उसके मुकाबले कम है। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल बैरियर का मतलब है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से वहाँ क्राउड है, तो बैरियर आ रहा है। ठीक, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके ट्रेवल्स कर रहा है एरे ऑफ रेक्टम में, तो रीजन एक बना यहाँ पे, इसी तरीके से दूसरा पोटेंशियल वेल का रीजन यहाँ बनेगा, उसके बाद ऐसे करके फिर तीसरा यहाँ बनेगा। उसी तरीके से पोटेंशियल बैरियर जैसे ऊपर बना, तो यहाँ पे दूसरा रीजन कौन सा हमारा? पोटेंशियल बैरियर का है। अब पोटेंशियल वेल है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की होने की क्या है? पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब V इक्वल टू 0 है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है? 0 है। लेकिन इसमें क्या है? वोल्टेज इक्वल टू V नॉट, क्या है? कुछ ना कुछ ऊपर है, बैरियर है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज रहा होगा। ठीक, तो ये इसका क्या है? आपका एरे ऑफ पीरियोडिक एरे ऑफ रेक्टम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल वेल में और कैसे इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर में रिप्रेजेंट है। अब यहाँ पे इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? डेरिवेशन की, कि ये जो क्रोनिग-पेनी मॉडल है इसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को। किसको इस्तेमाल करने वाले भैया? श्रोडिंगर के टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को। क्या होता है श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन? तो श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होता है डी स्क्वायर, डेल लिखा होगा, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया है। डेल या डिफरेंशिएशन दोनों एक ही चीज होता है। वो डेल तब यूज करते हैं जब वहाँ पे दो वेरिएबल्स आ जाते हैं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, और जहाँ पे एक वेरिएबल्स रहता है उसमें हम डी यूज कर लेते हैं। ठीक, तो d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस, तो क्या था यहाँ पे? d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ब्रैकेट e माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम अपने दोनों रीजन में क्या करेंगे? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से हम क्या पता करेंगे कि वहां पे वो कितने होने की उसकी मतलब चांसेस है, इलेक्ट्रॉन होने की चांसेस कितनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीजन फर्स्ट में। क्या लिखेंगे भैया?
रीजन फर्स्ट में। रीजन फर्स्ट में बताइए v की वैल्यू कितनी है, दुनिया को दिखाई दे रहा है रीजन फर्स्ट जो है वो हमारा पोटेंशियल वेल है और उस पोटेंशियल वेल में हमारा v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हमारा v क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले रीजन के लिए v की वैल्यू हम क्या जोड़ देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा e माइनस 0 साई का साई इक्वल टू 0। तो हमने क्या कर दिया, v की जगह पे हमने 0 को पुट कर दिया। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमने जैसे ही 0 पुट करा तो देखो यहाँ पे d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर और e में से 0 जाएगा तो हमारा क्या होगा, e होगा, e साई का साई इक्वल टू 0। हमने क्या कर लिया, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, उसकी सहायता से हमने पोटेंशियल वेल में क्या करा, पोटेंशियल वेल यानी पहले रीजन के लिए हमने क्या निकाल लिया, एक समीकरण निकाल लिया और उस समीकरण का नाम हमने क्या दे दिया, दूसरा। अब निकालेंगे दूसरे रीजन के लिए, हमने पहला रीजन पे निकाल दिया पोटेंशियल वेल। अब पोटेंशियल वेरियर के लिए हमारा v की वैल्यू कितना है, v नॉट है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल वेरियर, फॉर पोटेंशियल वेरियर। देखिए फॉर पोटेंशियल बैरियर v इक्वल टू क्या है हमारा, v नॉट। और यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल वेल था, तो लिख लीजिए पोटेंशियल वेल, फॉर पोटेंशियल वेल। रीजन सेकेंड था तो यहाँ पे लिख दीजिए रीजन कौन सा है आपका, ये रीजन वो फर्स्ट था, ये रीजन सेकेंड में बात की जा रही है। रीजन सेकेंड कैसा था, पोटेंशियल वेरियर था, उसमें v की वैल्यू कितनी थी, v नॉट थी। अब पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पे d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा e माइनस v नॉट, v की जगह पे क्या पुट कर देंगे, v नॉट और साई का साई इक्वल टू 0। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये d2 y बाई dx का सेम के सेम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इतना चीज करने के बाद हम एक काम करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू दिया इसको इक्वेशन नंबर आप पहले थर्ड मान लो। उसके बाद ये जो वैल्यू हमारा है, कौन सा वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है, इसके लिए हम जनरल इक्वेशन को तैयार करेंगे। लिखेंगे फॉर जनरल इक्वेशन, हम क्या निकालने जाएंगे, जनरल इक्वेशन। फॉर जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट किसको पुट कर देंगे, 2m अपॉन में h कट का स्क्वायर और e इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद इसी तरीके से माइनस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर, माइनस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर और ये जो दिख रहा है आपको e माइनस v नॉट, क्या लिखा मैंने, पहले इस चीज़ को मैंने पूरा को क्या मान लिया, इस चीज़ को पूरा को मैंने मान लिया अल्फा स्क्वायर। जनरल इक्वेशन बनाना है हमें, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जनरल इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक। तो हमने क्या करा, इस चीज़ को हमने क्या करा, पहले रीजन 1 के लिए निकाला और जो ये वैल्यू आई थी 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e, इसको हमने क्या मान लिया अल्फा। इसी तरीके से माइनस लगा के हमने क्या कर लिया 2m, ये जो दिख रहा है 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v नॉट, इसको क्या मान लेंगे बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में पुट कर देंगे। तो देखिए, तो अब हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैंने अल्फा किसको माना है, इस चीज़ को माना है, और बीटा किसको माना है, इस चीज़ को। अब इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक बात बताइए, हमारा तो क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, बट हमने माइनस को बीटा माना है, तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा, तो मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v नॉट इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब चलो पुट करते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर क्या करते हैं ना, ये जो अल्फा स्क्वायर दिख रहा है इसके जगह पे हम अल्फा स्क्वायर पुट कर देते हैं इस वाले में। तो चलो d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन e के जगह पे हम क्या डाल देंगे अल्फा स्क्वायर और साई का साई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4 इसको मांग लेंगे, समझ गए। उसके बाद इसी तरीके से ये जो जगह दिखाई दे रहा है इतना,
इसके जगह पे क्या डाल देंगे, माइनस बीटा। तो देखो यहाँ से तो लिखेंगे d2 साई ओवर dx स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, 5। अब क्या करेंगे, इसका एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका जनरल इक्वेशन। तो इसके जनरल इक्वेशन हमने कहाँ तक देख लिया कि हमने यहाँ तक इसके क्या कर लिया, दोनों रीजन्स पे हमने इसके जनरल इक्वेशन को फाइंड कर लिया। अब एक साई जो होता है, क्या होता है साई, साई जो हमारा फंक्शन है इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, e की पावर आई के एक्स इंटू यू के एक्स। ये हमारा क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है, यानी साई की वैल्यू होती है। अब इक्वेशन में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि हमें साई फंक्शन को कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार, क्योंकि हम 2 बार करेंगे तभी हमें साई d2 साई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी साई एक्स, देखो x के रिस्पेक्ट में करना है, करते हैं। अगर पहला u इंटू भी, देखो इसमें भी x फंक्शन है, इसमें भी x फंक्शन है, मतलब ये u इंटू भी पे है। तो हमने बताया था जब भी डिफरेंशिएशन करो u इंटू भी का, इंटू वाले चीज़ का, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रखने दो, सेकेंड वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, फिर प्लस लगाओ, फिर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएशन कर दो और सेकेंड वाले को क्या कर दो, एज इट इज रहने दो। यही होता है u इंटू भी का रूल। तो चलो यहाँ पे लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u आई के एक्स इंटू फर्स्ट वाले को एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन ऑफ u के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा dx। हमने पहले किसका डिफरेंशिएशन किया, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन रख दिया डिफरेंशिएशन में इसको, ठीक से डिफरेंशिएशन। अब देखो प्लस, अब क्या कहता है, फर्स्ट वाले को हमने एज इट इज रखा था तो फर्स्ट वाले को अब डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकेंड वाले को एज इट इज। तो u के एक्स इसको एज इट इज और डिफरेंशिएशन इसका करो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x रहने दिया, क्योंकि हमें पता है e की पावर जो x होता है उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब जो पावर में है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे पावर में क्या दिखाई दे रहा है, i के x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जैसे आपने सीखा होगा e की पावर 5x, तो पहले हम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे वही होगा, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब कि 5e की पावर 5x। ये हमारा इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो e की पावर आई के एक्स का आई के एक्स, e की पावर आई के एक्स का आई के एक्स, और फिर हम आई के एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे आई के एक्स का, तो ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। तो आई के हमारा बाहर निकला, इसके अंदर बचा dx, dx क्या होता है 1 होता है, तो क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन आई के। समझ में आया, एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखिए दोबारा इसको कैसे करेंगे फिर। तो यहाँ पे देखो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। हाँ देखो अब इसको एक बार कर दिया। अब देखो d2 साई ओवर dx स्क्वायर थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन का हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको इरेज नहीं करा। अब देखो अब देखो ये फिर हमने एक बार कर लिया, तो एक बार करने पे ये आ गया। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन अब काम करेगा, क्योंकि हमें 2 बार डिफरेंशिएशन चाहिए। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, बताओ क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा कि हमें पता है e की पावर आई के एक्स एज इट इज। सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो ये देखो यहाँ पे एक बार हुआ है, दोबारा करना है तो पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा d2 u के एक्स अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है। d2 u के अपॉन में dx स्क्वायर 2 बार हो गया। अब देखो प्लस, हमें पता है u इंटू वी है, ये u है और ये v है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको एज इट इज रखना है। तो एज इट वाले को पहले रख लो, डिफरेंशिएशन u के एक्स अपॉन में dx, ये एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर आई के एक्स का आई के एक्स, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो आई के। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने इतना तक का डिफरेंशिएशन कर लिया। अब बचे ये वाले भी, तो देखो इसमें क्या है हमारा, ये आई के को, आई को कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, प्लस का प्लस लगा दो, और आई के तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फिर उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, e की पावर x को पहले, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो e की पावर x क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो वो एज इट इज रहेगा, तो ज्यों का त्यों रहने दिया। अब उसका इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ u के
एक्स अपॉन डी एक्स dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको एज इट इज। तो जिसको एज इट इज रखना है यू के एक्स, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो इसका होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चा बच्चा को पता है क्या होता है, आई के एक्स इंटू आई के। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, डी टू डी एक्स स्क्वायर बराबर आई के एक्स डी टू यू के एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आई के वाले को स्टार्टिंग में लिख लो, आई के ई की पावर आई के एक्स इंटू डी यू के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है, अब इतना तक ले तो हमने सेपरेट कर लिया। अब यहाँ से देखो, ये आई के से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो करो क्या हो जाएगा, प्लस आई के ई की पावर आई के एक्स और डी यू के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक, अब देखो इससे अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखना आई के और आई के, तो आई इंटू आई, हम बच्चा को पता होना चाहिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है आई इंटू आई और आई का इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, आई इंटू आई मतलब आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, -1। तो यानी यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस आई इंटू आई, -1 बन गया, और के इंटू के स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, u ई की पावर आई के एक्स और u के एक्स। समझ में आया, हमने कुछ नहीं करा, बस हमने इसको सिंप्लीफाई करके छोटा सा टर्म लिख दिया। अब देखो डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर, कुछ नहीं किया हुआ है, बस यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन किया है और u इंटू वी लगाया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बस। ठीक, अब देखिए इसमें सिमिलर टर्म्स खोजते हैं। क्या ये ऐसा टर्म्स आपको इसमें मिल रहा है कहीं, तो नहीं, हमें ऐसा टर्म दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ज्यों का त्यों लिख लेंगे आई के एक्स, क्योंकि ये डी टू वाई वाला है, 2 पावर वाला है, तो u के x अपॉन में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। ये ज्यों का त्यों लिख दिया, क्योंकि इसके जैसा हमें कोई इसमें टर्म अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो ये टर्म आपको दिख रहा है, डी यू के एक्स दिख रहा है, सेम आई के ई की पावर x, तो ये 2 बार है, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 2i के ई की पावर आई के एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू के एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा अपना, डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल भैया आ रहा है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते रहना, वीडियो रिकैप कर करके, जहाँ पे मैंने जो जैसे डिफरेंशिएशन किया है। ठीक, अब देखो ये तो हो गया, अब कौन सा टर्म बचा, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। ये हमारा ज्यों का त्यों है और ये वाला हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, k2 ई की पावर आई के एक्स इंटू यू के एक्स। अब इतना हमने खिचड़ी क्यों पकाया है, हमने इतना खिचड़ी क्यों पकाया, ये सब क्यों निकाला है, 5 है 6, हमने इसलिए इसको निकाला है ये साई की वैल्यू, क्योंकि इसको हमें कहाँ पुट करना है, इस चीज़ की वैल्यू हमें इसमें पुट करना है और इसमें पुट करना है। तो चलिए हम करते हैं, हमें इस वैल्यू से मतलब था, वो डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू से हमें अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या था, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा था हमारा, फोर्थ इक्वेशन क्या था हमारा, डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। क्या हमारा फोर्थ इक्वेशन यही था। अब इसके जगह पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो ये वाली वैल्यू उठा के रख देनी है। तो चलो रखते हैं, क्या दिख रहा है हमें, आई ई की पावर आई के एक्स इंटू डी टू यू एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i, थोड़ा सा है लेंदी है बस, लेकिन इजी है, ध्यान से आप समझ जाओ, आपको ये 7 नंबर पूरे के पूरे दे के जाएंगे ये क्वेश्चन, u के x अपॉन डी एक्स और माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के एक्स इंटू यू के एक्स। ठीक, और लास्ट में क्या चल रहा है, प्लस क्या है अपना अल्फा स्क्वायर और साई का साई इक्वल टू 0। समझ में आया आपको, हाँ भैया यहाँ तक तो आ गया। अब देखो इस वाले वैल्यू की भी हमें ज़रूरत नहीं है, एक बार मैच कर लेते हैं। ये वाला जो कहते हो डी टू वाला, ये 2i के ई की पावर आई के एक्स डी टू डी यू के एक्स
और यहाँ पे माइनस के स्क्वायर ई की पावर आई के एक्स यू के एक्स। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने उसमें पुट आउट कर दी। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं इस सब में हम e की पावर आई एक्स से डिवाइड करते हैं। लिखेंगे बाय डिवाइडिंग e की पावर आई के एक्स बोथ साइड करते हैं। चलिए इसमें मान लो कि इस साइड हम e की पावर x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा d2ux अपॉन में क्या हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस इसी में से भी आई के गायब हो जाएगा, क्या बचेगा 2ik और dukx अपॉन में dx। ठीक, और इसमें से भी गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपना ये, इसको इरेज कर देता हूँ। इक्वेशन को आप याद रखना क्योंकि 5 का भी हमें यूज करना है अभी, उसमें भी ये वैल्यू हमें पुट आउट करनी है। ठीक है, तो हमने ये हो गया, यहाँ तक हट गया। अब माइनस के स्क्वायर, इसमें से भी ई वाला गायब हो जाएगा, यू के एक्स और ये क्या हो जाएगा अपना प्लस स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया आपको? आई होप यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। यानी हमने अभी कुछ नहीं करा, हमने d2 साई ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकाली और जो हमने जनरल इक्वेशन बनाया था उससे जनरल इक्वेशन में जाके इसकी वैल्यू को हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा फाइनल अभी ये क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। कैसे आया, e की पावर आई एक्स से हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या आया d2u अपन dx स्क्वायर प्लस 2ik प्लस ये हो गया u के x और साई का साई। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हम एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। कैसे, तो देखो d2u के x अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2ik इंटू 2ik du के x अपॉन में dx माइनस, अब एक काम करते हैं, इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस अल्फा स्क्वायर साई और माइनस के स्क्वायर यू के एक्स प्लस क्यू ए एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक आप नोट कीजिए पहले, फिर इसके आगे हम करते हैं। अब देखिए ये जो हमारा साई है, इस साई को हम क्या लिख सकते हैं, साई जो फंक्शन है वो यू के एक्स का ही फंक्शन है, तो साई के जगह पे हम क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम यू के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से u के x अपॉन में dx स्क्वायर प्लस 2ik du के x अपॉन में dx और ये प्लस, अब देखो इसके जगह पे हमें क्या लिख देना है u के x, क्योंकि हम चाह रहे हैं साई का जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, इसी का तो फंक्शन है u के x फंक्शन का, तो अल्फा स्क्वायर u के x माइनस के स्क्वायर u के x इक्वल टू 0। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, ऊपर से इरेज कर रहा हूँ मैं, हाँ ये वाली वैल्यू को हमें ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए हम इसको इरेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक और इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे क्या था, d2y dx स्क्वायर, यही तो था। ठीक, यही था, कुछ और था, अच्छा डिवाइड करने से पहले e i के x था। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, d2u के x अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ik du के x अपॉन में dx। ठीक, अब देखो इसमें u के x दोनों में कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर और हो जाएगा u के x इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, तो हमारा अभी चल रहा था छठा, ये हो जाएगा 7वां इक्वेशन। तो हमने क्या किया, जो अपना जनरल इक्वेशन दिया था पहले वाले से, यानी पोटेंशियल वेल वाले कंडीशन पे, तो हमने एक जनरल इक्वेशन निकाल लिया। ठीक, उसी तरीके से अब जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था उस पर भी हम क्या निकालने जा रहे हैं, जनरल इक्वेशन। तो निकालते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन। ये मुझे लाइन ज़रूरत है इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा था, फिफ्थ था, तो लिखेंगे फिफ्थ से। फिफ्थ इक्वेशन क्या था हमारा, तो फिफ्थ इक्वेशन था d2 साई ओवर dx स्क्वायर प्लस माइनस था यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन था। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी ये
कर रखा है। आप क्या करोगे, इसके नीचे लिख दोगे। इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं करा था, क्योंकि दोबारा मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ती, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक, और बस यहाँ पे क्या कर देंगे, तो माइनस का बीटा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भैया। अब देखिए, अब वही बाई डिवाइडिंग बोथ साइड्स e की पावर i k x, इससे हमें क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड करना है, तो करते हैं। यहाँ से हम करेंगे इसमें डिवाइड, तो ये गायब हो जाएगा। क्या बचेगा, d2u(k)x अपॉन में क्या हो जाएगा, dx² प्लस 2ik, ये गायब हो जाएगा, बचेगा du(k)x अपॉन में हो जाएगा dx प्लस माइनस, अब देखो k² का k² eik, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब कौन बच जाएगा, u(k)x और माइनस का हो जाएगा β² साई इक्वल टू 0। अब हमें पता है इस साई के जगह पे क्या पुट कर देना है, u(k)x, बस पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो d2u(k)x अपॉन में dx² प्लस 2ik, ठीक है, और उसके बाद du(k)x अपॉन में dx, और देखो यहाँ पे अब इनमें से माइनस हम कॉमन लेते हैं। पहले तो इसको सही कर लो, k² u(k)x माइनस β², इसके साई की जगह पे क्या डाल देंगे, u(k)x इक्वल टू 0। समझ गए, यहाँ से हमने क्या करा, u(k)x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो du(k)x का होल स्क्वायर dx² प्लस 2ik इंटू du(k)x अपॉन में dx। थोड़ा सा बस लेंदी है, लेकिन रिपीटेशन देख रहे हो, जैसा कि हमने पहले इक्वेशन को लेकर निकाला था, पहले वाले यानी पोटेंशियल वेल के लिए हमने जो जनरल इक्वेशन निकाला था, वैसे ही हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर के लिए भी। ठीक है, तो बस अब देखते रहो। माइनस, अब इसमें देखो दोनों में कॉमन है, तो माइनस हम u(k)x कॉमन लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, α² प्लस β², यही सॉरी अल्फा नहीं है, k है, k² और प्लस b² इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 8। तो हमने क्या करा, पोटेंशियल वेल के कंडीशन पे और पोटेंशियल बैरियर के कंडीशन पे, दोनों पे हमने क्या निकाल लिया है, तो दोनों पे हमने जनरल इक्वेशन निकाल लिया है। अब इस जनरल इक्वेशन ये 7 और 8 ये दोनों को हमें सॉल्व करना है, और यहाँ से हमें क्या करना है, फाइनल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, तो अब हमें ये 7 इक्वेशन और जो हमने 8 इक्वेशन निकाला है, ये निकाला है पोटेंशियल वेल के लिए निकला है, और ये पोटेंशियल हमारे बैरियर के लिए निकला है। अब इन दोनों इक्वेशन का हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो लिखेंगे जनरल GENREL, हाँ जनरल, स्पेलिंग देख लेना भाई, जनरल इक्वेशन या जनरल सोल्यूशन लिखो, जनरल सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 5, 7 एंड इक्वेशन नंबर 8, यानी हम जनरल सोल्यूशन इन दोनों इक्वेशन का लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो u1 पहला 2 सोल्यूशन आएगा, क्योंकि पावर 2 वाले हैं, तो 2 सोल्यूशन आएगा। पहला सोल्यूशन क्या आएगा, a, ये आप याद कर लीजिए, दोनों का जनरल सोल्यूशन यही आएगा, आप इसको याद कर लीजिए, a e टू द पावर i अल्फा माइनस kx और फिर प्लस b, a है तो उसके बाद हमने क्या लिख दिया, b, ये क्या है, कांस्टेंट है, दीज आर द a और b क्या है, कांस्टेंट है, और इसका जनरल सोल्यूशन यही होगा, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, b e टू द पावर, अब यही चीज़ क्या करोगे आप, माइनस में लिख दोगे, यही चीज़ माइनस में, तो हो जाएगा i, यहाँ पे लिख दो, एक मिनट, माइनस i बीटा प्लस kx। समझ में आया, ये हमारा जनरल इक्वेशन किसका आ गया, तो ये हमारा जनरल इक्वेशन आ गया इस मॉडल का। ठीक है, अल्फा प्लस के होगा, सॉरी अल्फा प्लस के होगा, अल्फा यहाँ अल्फा माइनस के है, तो यहाँ अल्फा प्लस के होगा। ठीक, इस क्वेश्चन नंबर इसको मान लो 9, क्या मान लो 9, क्योंकि 8 तक हमारा हो चुका है। एक जनरल सोल्यूशन ये लिखा है, दूसरा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, u2 इक्वल टू c, एक तीसरा कोफिशिएंट मान लेते हैं c, और वो हो जाएगा e की पावर b i k और x प्लस d, क्या हो जाएगा, तीसरा चौथा हम कोफिशिएंट d मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस, क्या हो जाएगा, बस इसकी चीज़ को प्लस में लिख दीजिए, b प्लस i k और x का x। ठीक, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर हमारा जो फाइनल सोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, क्रोनिग-पेनी मॉडल। क्रोनिग-पेनी मॉडल, तो फाइनल सोल्यूशन क्या है देखिए। अब हमारा इसका काम हो चुका है, तो आप इसको बढ़िया से पहले नोट कीजिए। ये जनरल सोल्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, ये जनरल सोल्यूशन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन कोई आसान इक्वेशन नहीं है कि इसको आप जाओगे सॉल्व करने। तो ये दो जनरल सोल्यूशन हमने लिखे हैं, इक्वेशन नंबर 7 और 8 को मिलाकर ये आपको क्या करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे हम इसका क्या लिखने जा रहे हैं, इतना पहले नोट कीजिए आप। हो गया यहाँ तक नोट, तो चलिए आगे। अब इन दोनों जो इक्वेशन निकला है यानी 9 और 10, तो इसका भी अब सोल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन नंबर 10, ये लास्ट स्टेप है हमारा 10। तो जब 9 और 10 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, पी अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। अब कहोगे सर कहाँ से आ गया, तो ये बस एक फाइनल इक्वेशन होता है। इन दोनों जो अपने इक्वेशन दिए थे, इन दोनों इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन होता है। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आपको ये नहीं देखना है कि भैया ये कैसे सॉल्व होकर ये आ गया। इतना अगर हम पीछे पढ़ने जाएंगे तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिराइव करके यहाँ तक ला चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा और लेंदी हो जाएगा। इसीलिए हालांकि हमें उस डेरिवेशन से हमें कोई मतलब भी नहीं है कि ये कैसे आया, बस डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 7 और 8, और इन दोनों को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, एक तरीके से याद रखना है। याद करना बहुत ही सिंपल है, ए और बी कोफिशिएंट लिख देना, उसके बाद ई लिख देना। अब यहाँ पे एक बार माइनस में लिखना है, यही चीज़ यहाँ पे प्लस में लिखना, बस सिंपल। इसमें U2 दूसरा इक्वेशन, दूसरा अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो C और D लिख देना कोफिशिएंट, E लिख देना, एक बार माइनस में एक बार वही चीज प्लस में। बात समझ में आया कि नहीं आया। और बाहर में माइनस, बाहर में माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा यही क्या कहलाता है, दिस इज अ क्रोनिग-पेनी मॉडल, यही हमारा क्रोनिग-पेनी मॉडल है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हालांकि बहुत ही बड़ा डेरिवेशन था जो कि खुद में एक लेंदी टास्क है, इसमें कुछ ज़्यादा क्रिएटिविटी था नहीं, बस एक क्रिएटिविटी था क्या, डिफरेंशिएशन का, जो हमने 2 बार साई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था वो, और वो करने के बाद हमने एक पोटेंशियल वेल के लिए इक्वेशन निकाल के बना दिया, पोटेंशियल क्या निकाला, बैरियर के लिए। अब दोनों को हमने मर्ज करके सॉल्व करा तो जनरल इक्वेशन इसका क्या आया, ये आया, दोनों जनरल सोल्यूशन। अब इन दोनों जनरल सोल्यूशन को जब हमने सॉल्व करा तो उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, क्रोनिग-पेनी मॉडल ऑब्टेन होता है, सॉरी, क्रोनिग-पेनी मॉडल ऑब्टेन होता है। आई होप आपको ये क्रोनिग-पेनी मॉडल बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप कम से कम ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होगी भी तो डिफरेंशिएशन में होगा, लेकिन आप उसको बैक कर करके 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय।